हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज हमारा स्पीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 16 है और आपका स्टैटिक जीके भी इसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के पास थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो 2500 ईसा पूर्व के पास थी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था वो कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। जो अकबर का राजस्व मंत्री था वो कौन था? तो टोडरमल था। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। जो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है वो किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर है। जीका जो वायरस है उसका वाहक कौन है? तो एडिस मच्छर है। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। जो मानव शरीर है उसमें जल की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? तो 80% होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी तथा सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। जो मनुष्य का शरीर है उसमें जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी होती है और जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। जो श्वेत रक्त कणिका है उसका निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और प्लीहा में होता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला सौदामिनी देशमुख है। जो एयर इंडिया है उसमें जो विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो सौदामिनी देशमुख। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। जो हिमालय की सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है तथा चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र है। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी ने की थी। जो वन महोत्सव उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। और किसने किया था? तो के.एम. मुंशी ने किया था। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका देश चिली में अवस्थित है। जो अटकामा मरुस्थल है वो दक्षिण अफ्रीका के एक देश है जिसका नाम चिली है, तो वहाँ अवस्थित है, मतलब स्थित है। 108 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जो 180 डिग्री जो देशांतर है उसी को ही अंतर्राष्ट्रीय रेखा के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो इंसुलिन हार्मोन है वो रक्त में जो ग्लूकोज होता है, जो शर्करा होता है, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है। जो पृथ्वी के विषुवत रेखा वहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हमेशा समान होता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। साइलेंट वैली जिसको मौन घाटी बोलते हैं कहाँ है? तो केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में। हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर रांची में बना है। जो हुंडरू प्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ? रांची या झारखंड। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। जो यूनेस्को है वो कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है? तो कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। जो असत्य फल होता है वो अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो सत्य फल होता है वो केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। मतलब जो अंडाशय से उत्पन्न होता है उसको सत्य फल कहते हैं। गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात है। जो गुप्त वंश है वो साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात है। डर्मेटोलॉजी त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन है। जो डर्मेटोलॉजी है वो त्वचा एवं जो इसकी बीमारियां हैं उसके अध्ययन है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। जो मदर टेरेसा विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थित है? तो कोडाईकनाल में है। जो कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। आगे देखिए, वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। जो वास्को डी गामा है
वो कब कालीकट पहुंचा था? तो 1498 में पहुंचा था। और इसका स्वागत किसने किया था? इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। अलबरूनी महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। जो अलबरूनी था वो मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में क्या था? तो एक इतिहासकार था। पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोकनृत्य है। मतलब छत्तीसगढ़ के लोकनृत्य कौन है? तो पंडवानी है। अष्ट छाप के संस्थापक स्वामी विट्ठल नाथ थे। जो अष्ट छाप है उसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विट्ठल नाथ थे। और एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि अष्ट दिग्गज किसके समय में रहते थे? तो इसका आप जरूर कमेंट में दीजिएगा आंसर। उसके बाद आगे देखिए, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है इस सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने की थी। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है? तो सरोजनी नायडू है, उत्तर प्रदेश की। मतलब भारत की किसी राज्य की जो राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। और कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। ये जो वॉल स्ट्रीट है वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। जो अलाउद्दीन खिलजी है मूल्य नियंत्रण नीति को लागू किया था किस लिए? तो सैनिकों की भलाई के लिए या भले के लिए। भारतीय सिविल सर्विस ICS लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में चालू हुआ था। जो भारतीय सिविल सर्विस है वो किसके समय में चालू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में चालू हुआ था। रचना यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रखेगा यामा के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा है। और इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। आगे देखिए, अवध के नवाब बाजिद अली शाह थे। जो अवध के अंतिम नवाब थे वो कौन थे? तो बाजिद अली शाह थे अवध के अंतिम नवाब। माहेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी है। ये जो माहेश्वर है वो अहिल्याबाई जो होलकर थे उनकी राजधानी थी। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है। शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि क्या है? तो यकृत। गोवा भारत का 25वां राज्य है। जो गोवा है वो भारत का 25वां राज्य है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। जो ऑल इंडिया रेडियो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में हुआ था। जो भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम है उसका प्रसारण कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ किए गए थे। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो 1901 में प्रारंभ किए गए थे। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। सबसे प्राचीनतम स्मृति क्या है? तो मनुस्मृति है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। जो वंदे मातरम उसके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। जो संविधान के अनुच्छेद है 25 से लेकर 28 तक वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। प्राचीन भारत के महान विधि निर्माता कौन थे? तो वो मनु थे। समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% है। जो समुद्र है वो पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 71% है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। ये जो रुपये का सिक्का है भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। पीत का श्रावण यकृत द्वारा होता है। जो पीत का जो श्रावण होता है मतलब पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। मानव शरीर से रक्तचाप एड्रीनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। जो मानव शरीर से जो रक्तचाप है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये नियोजित होता है एड्रीनल ग्लैंड द्वारा। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। लगातार बढ़ती जो कीमतों की प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं? तो मुद्रास्फीति कहते हैं। शिवाजी की माँ जीजाबाई थी। जो शिवाजी की माँ थी वो कौन थी? तो जीजाबाई थी शिवाजी की माँ। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कहाँ के निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो देवगिरी। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कॉन्टोसोम कहलाती है। जो हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है वो कॉन्टोसोम कहलाती है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं।
हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऊतकों का अध्ययन है हिस्टोलॉजी। प्राचीन सांख्य दर्शन कपिल मुनि का योगदान है, मतलब जो प्राचीन सांख्य दर्शन है वो किससे संबंधित है? तो कपिल मुनि से संबंधित है। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। जो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है 1/81वां भाग है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में, जो सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो कितना है? तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देख लेते हैं आज का स्टैटिक में आपका क्या है। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और राज्य। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। केवला देव घाना पश्चिम बिहार कहाँ है? तो राजस्थान में है। केवला देव घाना पश्चिम बिहार कहाँ है? तो राजस्थान में। आगे देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? तो कर्नाटक में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। नर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। दच्चीग्राम अभयारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम अभयारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। मुदुमलाई अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। मुदुमलाई अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। डाम्फा अभयारण्य कहाँ है? तो मिजोरम में स्थित है। डाम्फा अभयारण्य कहाँ है? तो मिजोरम में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में स्थित है। किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में। अब देख लेते हैं प्रमुख नदियाँ एवं उद्गम और मुहाना उसका। नदी उद्गम और मुहाना। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील से ये निकलती है, गिरती कहाँ है? तो अरब सागर में। नर्मदा नदी तमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, गिरती है कहाँ? खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी है जो मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है, गिरती कहाँ है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो गंगा नदी में का मुहाना, मतलब गंगा नदी का सहायक नदी हो जाएगा ये सब। रामगंगा नैनीताल के निकट से निकलती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गंडक जो है वो नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कोसी जो है सप्त कोशिकी से नेपाल से निकलती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। सोन जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और ये सब आपका जो भी है नदी, यमुना हो जाएगा, रामगंगा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, सोन हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, ये सब गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी जो शिवहा मध्य प्रदेश से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गोदावरी नदी नासिक के निकट से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कावेरी नदी केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। चंबल नदी जाना पाप पहाड़ी से निकलती यमुना में मिल जाती है, मतलब यमुना की सहायक नदी हो जाएगी चंबल।
चिनाब नदी बारालाचला दर्रा से निकल के सिंधु नदी में मिल जाती है, मतलब सिंधु की सहायक नदी क्या हो जाएगी, तो चिनाब। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, चिनाब में मिल जाती है, मतलब चिनाब की सहायक नदी क्या हो जाएगी, तो झेलम। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, चिनाब में जाकर मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लूनी नदी नाग पहाड़ से निकलती है, अरावली पर्वत से, कहाँ जाकर होती है, तो कच्छ की रण में, मतलब कच्छ की रण में विलुप्त होने वाली नदी है तो लूनी नदी। आगे देखिए, ब्यास नदी तो रोहतांग दर्रा से निकलती है, सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है। सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलती है, चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती है। जो नील नदी है वो विक्टोरिया झील से निकलती है, कहाँ गिरती है, तो भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन नदी लैंगो बिल फेरो से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। अमेजन नदी लैंगो बिल फेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। हांगो नदी क्यूनलून पर्वत से निकलती है और चीहिल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, काला सागर में जाकर गिरती है। वोल्गा नदी सलाइडाई पठार से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। यांगसी नदी तिब्बत की पठार से निकलती है, चीन सागर में जाकर मिल जाती है। यांगसी नदी कांगो नदी है जो लुआलिया से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। तो आज का क्लास हो गया। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब आप लोग पीडीएफ के बारे में पूछते रहते हैं, तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको पूरा दिखा देते हैं एक बार। तो इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो देख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट इसको आराम से ले सकते हैं।